नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ईडीआई। हम इसके इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कहाँ कहाँ इसकी यूजेस है बेसिकली। रोल ऑफ ईडीआई इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए जी, इसमें आप इजी, बस हम इसको गो थ्रू करते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। रिड्यूस ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर या ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हमें पता है विद इन नो टाइम एक कंप्यूटर से दूसरे, एक पीसी से दूसरे में चली जाती है इंफॉर्मेशन। क्विक मूवमेंट ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। जो चीजें आप मंगवा रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आप भिजवा रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी मूवमेंट बड़ी क्विक होती है। फिर इम्प्रूव कस्टमर सर्विस थ्रू ट्रैक एंड ट्रेस प्रोग्राम। इसमें ट्रैक एंड ट्रेस प्रोग्राम हमें पता है, क्या पता चलता रहता है कि कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन या कहाँ कहाँ प्रोडक्ट पहुंची है ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में, तो वो ट्रैक एंड ट्रेस पता होता है। फिर फास्टर कस्टम क्लियरेंस एंड रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर करप्शन, अ ह्यूज प्रॉब्लम इन ट्रेड। यानी इसमें कह रहा है कि करप्शन भी नहीं होती, और जो फास्टर और एनहेंस्ड क्लियरेंस है एंड रिड्यूस्ड, जो है कस्टम क्लियरेंस भी बड़ी एनहेंस होती है। फास्ट एंड एनहेंस कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस तब होती है कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब प्रोडक्ट जा रही हो, तो एयरपोर्ट्स के ऊपर वो देख लेते हैं ये प्रोडक्ट ठीक है, कोई इलीगल या इस तरह की तो नहीं है, तो क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस भी इसकी जल्दी होती है, क्योंकि उनके पास सारा डाटा वो कंपनी से भी ले लेते हैं, कंपनी भी इंफॉर्मेशन सारी भेज देती है इलेक्ट्रॉनिक डाटा के थ्रू। फिर इंटरबैंक बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी, ये भी जैसे आपने पिछली बुक में भी पढ़ा हुआ था। ईएफटी इज क्रेडिट ट्रांसफर बिटवीन बैंक्स वेयर फंड्स फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम पेयर्स बैंक टू पेज बैंक। भेजने वाला अपने बैंक से, वो पेयर्स का बैंक है, और जो रिसीव कर रहा है वो पेज बैंक है, तो वो वहां पे क्रेडिट बड़ी जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। यानी मैंने कोई चीज मंगवाई, मैंने बैंक के थ्रू पैसे भेजे, तो मैं पेयर्स बैंक मेरा बन गया, एचबीएल, और जिस बैंक में जा रहे हैं लेट्स सपोज एमसीबी में, वो पेज बैंक बन गया जहां पे पैसे भेजे, और उस बैंक से आगे उस कंपनी के अकाउंट में चले गए। फिर टू बिगेस्ट फंड ट्रांसफर सर्विसेज इन यूएस आर फेडरल रिजर्व सिस्टम एंड फेडवायर एंड क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, जिसको चिप्स कहते हैं, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक सिस्टम, ओ सॉरी इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम ऑफ न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस। ये बेसिकली आपने सिर्फ नाम याद रख लेने। एक फेडरल रिजर्व सिस्टम है जो यूएस में ज्यादा चलता है, जो हम मिसाल उसकी दे रहे हैं, और दूसरा है चिप्स, यानी क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये दो तरीके। फिर हेल्थ केयर ईडीआई, हमें पता है, हमने हेल्थ कार्ड वगैरह देखे हुए हैं, जैसे अभी पाकिस्तान में भी ये इंट्रोड्यूस हो गए। हेल्थ केयर ईडीआई फॉर इंश्योरेंस ईडीआई। हेल्थ केयर इंश्योरेंस, आपको पता है कि हमारी हुकूमत भी 5 लाख तक हेल्थ केयर इंश्योरेंस देती है। यानी 5 लाख तक अगर किसी के उसके ऊपर इलाज पे खर्चा आता है, तो वो हेल्थ कार्ड के थ्रू पे कर सकता है। प्रोवाइडिंग गुड एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर इन अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, हमें ये पता है, ये बड़ा इशू है हेल्थ केयर प्रोविजन का। ईडीआई बिकमिंग a permanent fixture in both insurance and healthcare industries as medical provider, patients and payers। यानी ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पेशेंट्स को पेशेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है, एंड पेयर्स, और जो है उनको, और जो उसके पेयर्स हैं उनको भी, जो पैसे पे करके वो करना चाहते हैं, वो भी ईडीआई के थ्रू अपना इलाज करवा सकते हैं। जो पे कर सकते हैं वो भी ईडीआई के थ्रू अपना वो कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लेम प्रोसेसिंग इज क्विक एंड रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। आप इलेक्ट्रॉनिक क्लेम करते हैं, यानी कोई इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, जी मेरी इंश्योरेंस थी तो मुझे इतना नुकसान हो गया, तो वो क्लेम भी आपका इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी को जाएगा, और कंपनी से आपके उसमें पेयर्स टू पे ही बैंक में पैसे आ जाएंगे। हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर कोई इशू है, हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं, तब नहीं, तब क्लेम नहीं होगा। फिर यूजिंग ईडीआई सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रोवाइडर prepare the form and submit claim via communication line to the value added network service provider। ये वही बताया गया है
कि ईडीआई सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज यूज करते हुए जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो उसका क्लेम प्रिपेयर भी करते हैं और उसको उसको फॉर्म भी करते हैं, उसको बनाते भी हैं और उसको सबमिट भी करवा देते हैं वैन वैल्यू एडिड नेटवर्क के जरिए। यानी वैल्यू एडिड नेटवर्किंग का मतलब है वही वायरलेस नेटवर्क के जरिए क्लेम उसका सबमिट करवा देते हैं। उसके बाद द कंपनी देन एडिट्स, सॉर्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स फॉर्म्स टू द पेयर। कंपनी क्या करती है, उस फॉर्म को एडिट करती है, अगर जरूरत हो उसकी सॉर्टिंग करती है या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पेयर को। If necessary, the insurance company can electronically route transaction to third party for price evaluation. ये भी हो सकता है कि कंपनी किसी थर्ड पार्टी को वो क्लेम भिजवा दे और कहे कि क्या वाकई इतने पैसे जो वो क्लेम कर रहे हैं इंश्योरेंस या मेडिकल की मद में क्या वाकई इतने हैं, तो थर्ड पार्टी ताकि वो क्या हो जाए उसकी वो इवेल्युएशन की जा सके, ताकि ताकि वो चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। फिर क्लेम सबमिशन आल्सो रिसीव रिपोर्ट्स रिगार्डिंग क्लेम स्टेटस एंड रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब क्लेम सबमिट हो जाता है एक दफा तो क्लेम स्टेटस की रिपोर्ट या कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है उसकी रिपोर्ट भी उस बंदे तक पहुंच जाती है जिसने क्लेम किया हो। तो ये हेल्थ केयर के अंदर इसके क्या क्या यूजेस है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग प्रोक्योरमेंट में इसके क्या क्या यूजेस है। दीज आर हैवी यूजर्स ऑफ, ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या रिटेल प्रोक्योरमेंट जो बड़ी बड़ी रिटेलिंग कंपनी है जो अपनी प्रोडक्ट सेंड करती हैं अक्रॉस द ग्लोब भेजती हैं, वो इसको बड़ा एक्सटेंसिवली यूज करती हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ईडीआई इज यूज्ड टू सपोर्ट जस्ट इन टाइम। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये जेआईटी को सपोर्ट करती है। जीआईटी क्या है, जस्ट इन टाइम, यानी हर प्रोडक्ट अपने टाइम के ऊपर कंप्लीट हो जानी चाहिए, स्टार्ट से लेके एंड तक कस्टमर तक पहुंचने तक जो टाइम है वो उसका मिनिमम रहना चाहिए। जस्ट इन टाइम ये बताता है कि मिनिमम टाइम तक रिक्वायर्ड कस्टमर तक वो चीज पहुंच जाए। इन रिटेलिंग ईडीए इज यूज्ड टू सपोर्ट क्विक रिस्पांस। रिटेलिंग के अंदर फौरन जवाब दिया जाता है, इधर कस्टमर की रिक्वेस्ट आई आपने उसको फौरन रिस्पॉन्ड कर दिया कि यस दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल या दिस इज शॉर्ट या दिस विल बी अवेलेबल इन इन अ वीक और वट एवर। मैन्युफैक्चरिंग में उसके बाद ईडीए के प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज काम किस तरह करता है। दो प्रोटोकॉल है बेसिकली, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये हमने ऊपर देखे भी हैं। जो एक हमने NC X12 पढ़ा। NC X12 क्या था आप फिर देखें, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंटर स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई NC X12। ईडीआई को हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ANSI से क्या बनता है जी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और X12 उनका जैसे सॉफ्टवेयर का नाम होता है। ठीक है जी, ये बेसिकली एक कह लो कि स्टैंडर्ड है जो डेवलप किया गया। ये आपको शो होता है इसकी एब्रीविएशन के नहीं, ये जो मैंने भी शो की ये शो हो रही है ANSI X12 की एब्रीविएशन। यस। हाँ, इसको बेशक कहीं लिख भी लें क्योंकि ये बुक के अंदर मैंने तो नोट्स रखे हुए थे छोटे छोटे। तो ये ANSI क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। X12 उस सॉफ्टवेयर का नाम है बेसिकली, जो कि स्टैंडर्ड सेट करता है ईडीआई को चलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज करने के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। और दूसरा क्या था, एडिफेक्ट। एडिफेक्ट क्या था, ऊपर हमने ये देखो, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको अभी। यस सर। बस ठीक। तो एडिफेक्ट क्या है, यार नीचे, हाँ, कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट। ये भी बेसिकली ये यूरोपियन प्रोटोकॉल्स हैं और ये NC X12 अमेरिकन प्रोटोकॉल है।
मकसद इनका क्या है, आप इतना समझ लीजिए कि ये जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं ईडीआई को कम्युनिकेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आगे इनकी थोड़ी थोड़ी तफसील भी हम देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडिफेक्ट एंड X12 स्टैंडर्ड, यानी ये यूरोपियन ईडीआई और ये अमेरिकन ईडीआई स्टैंडर्ड्स कौन कौन से, इनको कंपेयर कर लेते हैं। These are comprised of strings of data elements called segment। अब ये जो डेटा एलिमेंट है ना, इनको छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे जर्रात में आप कह लें, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स में तकसीम कर दिया जाता है ताकि वो ट्रेवल कर सके। फिर a transaction set is a set of segments ordered as specified by the standard। और ट्रांजैक्शन सेट सेगमेंट से फिर एक ट्रांजैक्शन सेट बन जाता है। ट्रांजैक्शन सेट क्या है? सेट ऑफ सेगमेंट्स, मुख्तलिफ सेगमेंट्स बने होते हैं, ऑर्डर्ड एज स्पेसिफाइड बाय द स्टैंडर्ड, और वो ईडीआई के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कन्वर्ट हो गए होते हैं। अब वो स्टैंडर्ड्स कन्वर्ट कौन करते हैं? दो प्रोटोकॉल्स हैं जिनके तहत स्टैंडर्ड्स ईडीआई में कन्वर्ट होते हैं, जैसे NC-X12 और एडिफेक्ट। आपको किसी को याद होगा पुराने जमाने में जैसे रेडियो चला करता था, पता आपको तो शायद आप छोटी एज के हैं, मेरे से तो छोटी एज के हैं काफी, तो आपको शायद याद नहीं होगा, मुझे याद है, या जिनके घर बुजुर्ग हों, दादा वगैरह, वो रेडियो, तो रेडियो के ऊपर एक लंबी सी वो लाइन सी बनी होती थी जिसको एंटीना सा कहते थे, याद है कुछ? यस सर, देखा हुआ है। देखा हुआ है ना? हाँ। तो वो बेसिकली वो क्या करता था, वो छोटे छोटे जो सेगमेंट्स थे ना, सेगमेंट, ये जो सेट ऑफ सेगमेंट मैं बता रहा हूँ, ये उनको कैच कर लेता था। और वो निकल कहाँ से रहे होते थे? वो किसी रेडियो स्टेशन से, चाहे वो रेडियो स्टेशन लाहौर में है, चाहे वो रावलपिंडी या इस्लामाबाद में, जहां पे भी रेडियो स्टेशन है वहां से आते थे, तो वो उनको कैच, ये भी इसी तरह है। और ट्रांजैक्शन सेट, जो ट्रांजैक्शन है, जो चीज अब मूव हो रही है, ये छोटे छोटे सेगमेंट से बनी होती है, और वो सेगमेंट्स को स्पेसिफाई किस तरह किया जाता है? उन स्टैंडर्ड्स के तहत जो कि एनसी या एडिफेक्ट ने बनाए होते हैं। और एनसी और एडिफेक्ट का हमने देख लिया, एक अमेरिकन स्टैंडर्ड बनाने वाली समझ लो आप कंपनी है, और एक यूरोपियन स्टैंडर्ड्स बनाने वाली। फिर जो एनसी है, अमेरिकन जो है नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये standards require each element to have very specific name such as order date or invoice date। इसमें जो है वो हर जो स्टैंडर्ड्स ये इस तरह से सेट करती है कि प्रोडक्ट का या क्यूरी का कोई नेम होना चाहिए, उसकी ऑर्डर डेट्स होनी चाहिए, उसकी वगैरह कोई इनवॉइस वगैरह है तो वो होनी चाहिए। जबकि जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम एडिफेक्ट कहते हैं, वो क्या है? सेगमेंट अलाउ फॉर मल्टी यूज एलिमेंट सच एज डेट, उसमें डेट्स भी आ जाती हैं। मल्टी यूज एलिमेंट का मतलब है डेट्स भी आ जाती हैं, नेम्स भी आ जाते हैं, ऑर्डर वगैरह भी आ जाते हैं। जिस डेट को ऑर्डर किया था वो वाला, एक होती है इनवाइस डेट, जब आपकी रिसीव बनी, ऑर्डर हो सकता है आपने पहले किया हो, पेमेंट उसकी बाद में की हो, तो वो इनवाइस डेट और ऑर्डर डेट डिफरेंट भी हो सकती है। तो एडिफेक्ट में दोनों आ जाती हैं। फिर एडिफेक्ट हैज fewer data elements and segment and only one beginning separate but it has more composites। यानी एडिफेक्ट जो है ये मोर कंपोजिट का मतलब है कि इसमें ऑप्शन ज्यादा होती है, ये ज्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है जी। फिर इट इज एन एवर इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म। एवर इवॉल्विंग, ये हमेशा इवॉल्व करता रहता है। क्यों? क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बनती जाती है, और ये इवॉल्व होता जाता है, इसमें कंपोनेंट्स बढ़ते जाते हैं। जैसे कभी ऑफिस 2007 आता है, कभी 10 आता है, कभी 2017 आता है, तो इवॉल्व होता रहता है। ठीक है जी। तो ये इसके आगे, बिल्कुल आगे हमारा इजी स्टार्ट हो जाएगा ईमेल मार्केटिंग।